जय हिंद साथियों, शुभ संध्या। आप सभी लोग ठीक हैं, मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि हमारा जीएस में संविधान का, भारतीय राज्य व्यवस्था का लगातार ये क्लास आप सभी तक पहुंच रहा है, तो इसमें हम हर दिन नई सीरीज को लेकर के आ रहे हैं। आज भी उसी के सिलसिले में हमारी महत्वपूर्ण सीरीज भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कर रहे हैं। हमने इसका पहला जो भाग था उसमें डिस्कस किया था कि भारत जो है राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। इस पर हमने पूरी चर्चा की थी, विशेष रूप से यूनियन का प्रयोग कैसे किया गया, कहाँ पर किया गया, फेडरेशन का प्रयोग क्यों नहीं किया गया हमारे संविधान के अनुसार, और ऐसी व्यवस्थाएं जो कि राज्य निर्माण के संदर्भ में आवश्यक हैं। संसद के पास क्या क्या दायित्व हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं कि वो नए राज्य के नाम में परिवर्तन में या सीमा के विस्तार में क्या क्या कर सकता है। ये सारे डिटेल से हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया था। इसी का अगला जो पार्ट है ये है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। दैट मीन्स रीसेटलमेंट ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। रीसेटलमेंट इसको लिख भी देते हैं। On the basis of linguistic, यानी लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात हम जब करते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। इसके लिए हमारा देश जो था 1947 को आजाद हुआ और इस आजाद हिंदुस्तान की जो बागडोर थी वो हमारे निवर्तमान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों में थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1947 में इसकी जब हम बात करते हैं एग्जैक्टली अगर डेट की बात कर लें तो 27 नवंबर 1947 को एक आयोग के गठन की बात की, जिसमें 4 सदस्यीय आयोग था और उस 4 सदस्यीय आयोग के जो अध्यक्ष थे वो हमारे थे एस.के. धर कौन थे? ये इलाहाबाद न्यायालय के, यानी इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे। अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे। इनकी अध्यक्षता में इस आयोग के गठन की सिफारिश की गई और ये जो आयोग था ये पूरी तरह से अपनी रिपोर्ट जब ये प्रस्तुत किया, इसने अपनी जब रिपोर्ट प्रस्तुत की तो 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को जब इन्होंने अपनी सिफारिश को अपनी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की जाएगी इसको खारिज करते हुए इन्होंने कहा कि राज्यों का जो गठन किया जाएगा वो प्रशासन के आधार पर, वित्तीय व्यवस्था के आधार पर, राजनीतिक आधार पर गठन किया जाएगा, ना कि भाषा के आधार पर इसका गठन किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात एस.के. धर आयोग। अब यहाँ से प्रश्न क्या पूछता है? प्रश्न यह पूछता है कि किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग बनाया गया था भाषा से संबंधित? तो एस.के. धर की अध्यक्षता में ये बनाया गया था। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि एक कांग्रेस की एक समिति बनाई गई थी और जब कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया और वह यह कह रही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को सही माना जाएगा या प्रशासन के आधार पर राज्यों के गठन को सही माना जाएगा, इसके संदर्भ में एक समिति का गठन किया गया और ये समिति जो थी ये 1 अप्रैल 1949 को गठित की गई।
जेवीपी समिति 1 अप्रैल 1949 को गठित होने वाली एक ऐसी समिति थी जिसने भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की जांच करने के लिए इसका निर्माण किया गया और इसका एक अधिवेशन हुआ जयपुर में। जयपुर के अधिवेशन में जेवीपी का मतलब आप समझ लीजिए जवाहर यानी जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ और पी से पट्टाभी सीतारमैया। तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सरदार पट्टाभी सीतारमैया, इन 3 लोगों की मिलकर के एक समिति का निर्माण हुआ और इसका अधिवेशन जयपुर में हुआ। प्रश्न पूछा गया है कि जेवीपी समिति का जो अधिवेशन हुआ था कहां पर, तो जयपुर में इसकी जांच करने के लिए किया गया था। इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया, मतलब किसी भी प्रकार से इसने स्वीकार नहीं किया। अब जब मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों की इस मांग को किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि जो भाषा होती है वो सभी को एकता के सूत्र में बांधे रखने का प्रयास करती है, लेकिन जब भाषा एक से ज्यादा हो जाती है, यानी एक ही राज्य में कई भाषी राज्य रह रहे होते हैं, तो आपस में मेल खाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जब एंटी लैंग्वेज के लोग हो जाते हैं तो फिर एक जगह पर रहना मुश्किल हो जाता है। तो इस आधार पर वहां के लोग मांग कर रहे थे। मद्रास राज्य के जो तेलुगु भाषी लोग थे, तमिल और तेलुगु में ये चल रहा था, आंदोलन हो गया। तो इन जो दक्षिण भारत के लोग थे, तेलुगु भाषी लोग थे, इनके एक प्रमुख नेता थे जिन्होंने संकल्प ले लिया और कहा कि हम आमरण अनशन करेंगे। पंडित पोंटी श्री रामुल्लू जी ने अनशन शुरू कर दिया और ये अनशन जो था ये 56 डेज का था। मतलब इतिहास में इतना बड़ा अनशन कि 56 दिन के अनशन के बाद पश्चात यानी आंदोलन लगातार इनका तेज हो गया और आफ्टर 56 डेज 15 दिसंबर 1952 को इनकी डेथ हो गई, मतलब इनकी मृत्यु हो गई और ये बेचारे मर गए। और जब ये मर गए तो क्या हुआ, क्योंकि राजनीति जो होती है वो डिप्लोमेटिक तरीके से चलाई जाती है, वो किसी भी देश की हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, अब तक अभी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन अब क्या किया गया कि 15 दिसंबर 1952 को जैसे ही रामुल्लू साहब की मौत होती है, ठीक 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया जाता है, आंध्र प्रदेश राज्य बना दिया जाता है। जब आंध्र प्रदेश राज्य बना दिया गया, अब यहां पर देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे क्या पूछता है कि किसने आंदोलन किया था, तो पंडित पोंटी श्री रामुल्लू ने किया था। इनका अनशन कितने दिन का था, तो 56 डेज का था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी को बेस मान करके ये आंसर लगाएंगे। किताबें इसमें 58 डेज भी लिखती हैं, तो इसको आप मानेंगे। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया और इस समय इसकी जो राजधानी थी, इसकी जो कैपिटल थी करनूल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर एक राज्य बनाया गया तो इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी करनूल थी। क्या थी भाई, करनूल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश राज्य था। अब 1953 की बात है इस समय। अब यहां पर अगर देखें 1954 में यहां पर देखा गया कि जो फ्रांस ने कुछ बस्तियां ले रखी थी भारत की, फ्रांस की ये समुद्री बस्तियां थी अलग अलग,
अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बस्तियां थीं, तो इसके लिए संधि या समझौता किया गया। इस चीज को जरा हम डिटेल से जानेंगे। (1954) 1954 की बात है कि फ्रांस ने यहां पर संधि करने की बात की। 1954 में संधि हुई, किससे संधि हुई? भारत के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में संधि हुई। दोनों के बीच में जब संधि हुई तो फ्रांस ने कहा कि हम वापस जा रहे हैं, और समझौते के द्वारा जो बस्तियां थी उनकी 4 बस्तियां थी। कौन कौन सी थी इस चीज को जरा देखेंगे। माहे, यनम, कराईकल और पुदुचेरी। माहे, यनम, कराईकल और पुदुचेरी। अब यहां पर प्रश्न आपसे क्या पूछता है कि ये इनकी लोकेशन क्या है, सीधे आपको याद भी रखना है। माहे जो है ये केरल में पड़ता है, यनम जो है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और जो कराईकल है ये तमिलनाडु, कराईकल जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है, और पुदुचेरी का जो इलाका है ये बंगाल की खाड़ी के पास में। एक चीज और यहां पर आपको ध्यान देना है, कराईकल, इसमें पुदुचेरी सबसे बड़ा है। पुदुचेरी क्या है भाई? सबसे बड़ा। इस चीज को आप जरा देखेंगे, पुदुचेरी सबसे बड़ा है, कराईकल इससे छोटा है। मतलब कि पुदुचेरी से तो अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन सा जिला है? पुदुचेरी के 4 जिले हैं, 4 जिले मिला करके ही एक यूनियन टेरिटरी स्टेट बनाया गया 1956 में। तो माहे सबसे छोटा। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है पुदुचेरी का, तो माहे क्या है? सबसे छोटा है। यनम जो है इससे बड़ा है। यनम क्या है? इससे बड़ा है। बाकी कराईकल जो है इससे छोटा है। इस चीज को आपने समझा। तो 1954 में संधि हुई और 1956 में गठन हो गया, यानी कि पुदुचेरी एक स्टेट बना दिया गया जो कि यूटी बना दिया गया, और इसको पांडुचेरी कहते थे। क्या कहते थे भाई? पांडुचेरी कहते थे। अब इसके बाद में एक चीज और आप समझेंगे, जब यूनियन टेरिटरीज की संख्या मैंने 14 + 6 बताई थी, और 7वां एक और जुड़ गया तो 14 + 7 हो गए, यानी 14 + 7 यहां पर हो गए आपके यूटी। 7 यूटी कैसे हो गए? 6 पहले से थे और एक पुदुचेरी जुड़ा और ये हो गया 7। तो 6 + 1 कितना हो गया? 7। तो 14 स्टेट और 7। अब उस समय अगर पूछे 1956 के आसपास तो 14 और 7 21 स्टेट थे कुल। अगर 1954 के आसपास पूछेगा तो 14 + 6 मतलब 20 स्टेट थे। वर्तमान समय में अगर आपसे पूछेगा, क्योंकि वर्तमान में इस समय 28 हैं, ये चीज अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे भी, इस चीज को आप बेहतर ढंग से जान लीजिए। ये फ्रांस की बस्तियां थी। इसके बाद में हम बात करते हैं दमन एवं दीव। जब 1961 में गोवा यानी 1961 में दमन और दीव को पुर्तगालियों से लिया गया, यानी पुर्तगालियों से समझौता और संधि की गई और उसमें दमन और दीव को लिया गया। तो इस चीज को पहले जरा समझिए। आपने क्या समझा? माहे, यनम, कराईकल और पुदुचेरी, ये 4 जिले हैं पांडुचेरी के, जो कि 7वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। कब बना था? 1956 में ये बन गया था। इस चीज को आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं
1961 में दमन एवं दीव, ये किससे लिए गए? ये पुर्तगालियों के कब्जे में थे, पुर्तगालियों से वापस लिए गए। गोवा भी इसी के आसपास, गोवा भी इन्हीं के कब्जे में था। अब देखिए, अगर आपसे ये पूछे वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। लेकिन इससे पहले अभी जब संशोधन हुआ था तो संशोधन के बाद ये 8 हो गए, नहीं तो 9 थे। 29 स्टेट और ये 7 केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद में 9 और फिर उसके बाद में 8 हो गए। कैसे हो गए ये चीज़ अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पहली क्लास में भी इसको बता चुके हैं और इसमें फिर आपको अभी हम इस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, कारण क्या था कि 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, 7 यूटी थे और इन 7 यूटीज़ में यहाँ पर 29 स्टेट थे, जिसमें 29th J&K को सम्मिलित किया गया। अब J&K को क्या किया गया? इसमें संशोधन किया गया, 2019 में अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट के बाद में यहाँ से आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया और इस आर्टिकल को रिमूव करने के बाद में जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों में बांट दिया गया, J&K और लद्दाख वाला इलाका, तो इनको यूटी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो जो 29 + 7 था वो 29 + 9 हो गया ये आंकड़ा। अब 28, एक स्टेट इधर से गया तो 28 + 9 का हो गया। लेकिन जनवरी 2020 में क्या हुआ? जनवरी 2020 में फिर से इस आंकड़े को बदला गया और दादरा नगर हवेली, और दमन एंड दीव, इनको मिलाकर के एक बना दिया गया। तो कितने हो गए? 8 हो गए। तो ये चीज आपने समझी। अब एक चीज यहां पे महत्वपूर्ण आपको समझना क्या है, इसके बाद धीरे धीरे राज्यों में क्या किया गया, जोड़ते चले गए। जैसे हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इसके बाद में देखा गया कि गुजरात को अलग किया गया महाराष्ट्र से और फिर हिमाचल प्रदेश बनाया गया, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये सभी राज्य बनाए गए। लेकिन इससे पहले एक चीज़ आप समझेंगे, आपने समझा कि 1953 में आंध्र प्रदेश बनाया गया, 1953 में आंध्रा बनाया गया, 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग बना और जब ये राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1954 में, फजल अली आयोग भी इसको कहते हैं, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, इसके सदस्य जो थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू, पंडित हृदयनाथ कुंजरू व के.एम. पाणिक्कर। जब 1954 में इसको गठित किया गया, यानी 53 में गठित हुआ, इसके सदस्य के रूप में, यानी फजल अली आयोग कहा गया इसको, और इस फजल अली आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, सदस्य के रूप में पंडित हृदयनाथ कुंजरू और पंडित के.एम. पाणिक्कर बनाए गए। जो राज्य पुनर्गठन आयोग, अब यह प्रश्न पूछता है कि ये बना कब, तो 1953 में, लेकिन जब ये पारित हुआ तो 1956 में। आपको याद रखना है कि यह पारित कब हुआ, तो 1956 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, दोनों चीज़ें। ये गठित कब हुआ, 1953 में, बना कब, 1956 में। ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इस चीज को आपको जानना है।
ठीक है। एक चीज और इसके बीच में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 1955 में एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग, और ये राजभाषा आयोग था जो कि भाषाओं के संदर्भ में नियम और कानून बनाने के लिए इसका गठन किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे, प्रश्न पूछा जाता है 1955 में राजभाषा आयोग जो गठित किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बी.जी. खेर थे। बी.जी. खेर थे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस चीज को आप दिमाग में अपने रखेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जब बनाया गया था तो करनूल थी। अब जरा देखेंगे हम, आपने देखा कि आंध्र प्रदेश बना और महाराष्ट्र को काट करके, यानी महाराष्ट्र जो था, महाराष्ट्र से गुजरात को अलग किया गया। यानी गुजराती भाषा और मराठी भाषा मैच ना खाने के कारण इसको क्या किया गया? अलग कर दिया गया। यानी कि ये दोनों अलग हुए, महाराष्ट्र से गुजरात। कब अलग हुआ ये डेट आपसे पूछता है। आप ऐसे चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, एक तरफ यहाँ पर है राज्य और दूसरी तरफ है इनके गठन वर्ष, यानी किस वर्ष में इनका गठन किया गया। तो इस चीज को जरा ध्यान से समझेंगे। महाराष्ट्र था और महाराष्ट्र से गुजरात बनाया गया। ये कब बनाया गया? बहुत महत्वपूर्ण है, 1 मई 1960 में बनाया गया। 1 मई 1960 में बनाया गया। आंध्र प्रदेश कब बना? तो 53 में बना। और महाराष्ट्र से गुजरात कब बना? तो 1 मई 1960 में बना। देखिए इधर हमने आंकड़े लिख रखे हैं लेकिन थोड़ा छोटा दिख रहा होगा विजिबिलिटी, इसलिए थोड़ी बातें इसमें ऐड करनी है, इस वजह से मैं इधर आपको लिख करके बता दे रहा हूं। ठीक है। अब देखिए नागालैंड, ये सभी धीरे धीरे पूर्ण राज्य के दर्जे के रूप में होते गए। नागालैंड ये जो था 1963 में बनाया। डेट इसकी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हरियाणा, ये सीधे प्रश्न यहां से पूछता है, 1966 में बना। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में। डेट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए एक प्रश्न यहां पर बहुत जरूरी पूछता है कि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इनको पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो इस चीज को आप यहां पर जरूर याद रखेंगे। ये डेट भी पूछ लेता है कभी कभी, 21 जनवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1972 में ये बने थे, 21 जनवरी 1972 में बने थे। इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है। सिक्किम की जनसंख्या कम है लेकिन ये भी पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है। सिक्किम। राजधानी आप सभी को याद होंगी, नहीं तो एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। महाराष्ट्र मुंबई, गुजरात गांधीनगर, नागालैंड कोहिमा, हरियाणा चंडीगढ़। ठीक है, इनकी राजधानी आप जरूर याद रख लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं मिजोरम। मिजोरम जो राज्य है, मिजोरम ये 1987 को बनाया गया। और इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का जो गठन किया गया ये 1987 में बना। गोवा भी 1987 में बना। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 25वां राज्य था। ये 25वां राज्य है
इसलिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपसे पूछता है कि 25वां राज्य कौन था, तो 25वां राज्य आपका गोवा बनाया गया। कब बनाया गया, तो ये आपका बनाया गया 1987 में। अगर आपको डेट इसकी याद रखनी है तो डेट कर सकते, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं। 30 में यानी कि 30 में 1987 को इसका निर्माण किया गया। इसके बाद में 3 राज्य लगातार बनाए गए, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से काट करके बनाया गया, उत्तरांचल था, इसका नाम भी बदल दिया गया उत्तराखंड। ठीक है, तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। ये अब देखिए यहां पर क्या पूछता है, 26वां राज्य कौन सा था, 27वां राज्य कौन सा था, 28वां राज्य कौन सा था, ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है। तो ये बनाया गया 1 नवंबर को, ये बनाया गया 9 नवंबर को, ये बनाया गया 15 नवंबर को, और सभी तीनों बने 2000 में। ये कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है, तो इस क्रम को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये 28वां राज्य बना। अब आपको ये चीज़ देखना है कि 26वां राज्य कौन सा बना, 27वां कौन सा बना, 28वां कौन सा बना, 25वां राज्य कौन सा बना। तो इस चीज को आप जरूर याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। 29वें राज्य की बात करते हैं, 29वें राज्य की बात करते हैं। ठीक है, 29वां राज्य कौन सा बनाया गया भाई, तो इसको जरा देखेंगे। आंध्र प्रदेश 1953 में बना था। आंध्र प्रदेश को काट करके आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना क्या बनाया गया, 29वां राज्य, ये 29th तेलंगाना बनाया गया। और तेलंगाना की जो राजधानी, ये 2 अक्टूबर 2014 को बनाया गया। कब बनाया गया, 2 अक्टूबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है कि 29वां राज्य का निर्माण कौन सा किया गया, तो आंध्र प्रदेश से काट करके तेलंगाना को बनाया गया। 29वां राज्य था, कब बनाया गया, तो 2 अक्टूबर, ये चीज याद रखिएगा, 2 जून 2014 को इसका निर्माण किया गया था 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना। अब इनकी राजधानी, तो राजधानी इसकी हैदराबाद, इसकी राजधानी हैदराबाद, इसकी भी प्रस्तावित राजधानी दोनों की के संदर्भ में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी वो अमरावती। 6 साल पूरे हो चुके हैं और अब 4 साल के बाद में राजधानी स्थानांतरित होकर के ये बन जाएगी अमरावती। तो अमरावती और इसकी राजधानी रहेगी हैदराबाद। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में क्या किया गया, क्षेत्रीय परिषद का निर्माण किया गया। क्षेत्रीय परिषद का निर्माण किया गया। कौन कौन सी क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई, तो 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई थी और उन क्षेत्रीय परिषदों को देखने का काम करता था एक केंद्रीय मंत्री। और वह केंद्रीय मंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता था, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति केंद्रीय मंत्री, जो उन क्षेत्रीय परिषदों की देखभाल करता था। तो 4 प्रमुख क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किया गया। अब इसमें आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जानना है कि इन क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता था। क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष तो केंद्रीय मंत्री होता था। कौन होता था, केंद्रीय मंत्री। इसको कौन नियुक्त करता था,
नियुक्त करता था राष्ट्रपति। किसके द्वारा नियुक्त होता था? राष्ट्रपति के द्वारा। कौन कौन सी क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किया गया? तो सबसे पहली उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, सदर्न काउंसिल, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। अब इसके जब हम मुख्यालय की बात करते हैं, सीधे आपको मुख्यालय याद रखना है न्यू दिल्ली, बस। इसके बाद में दूसरी क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं तो मध्य क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद। मध्य क्षेत्रीय परिषद की जब बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ? तो इलाहाबाद, मध्य क्षेत्रीय परिषद का। अब हम इसके बाद जब पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय है कोलकाता, मुख्यालय इसका कोलकाता है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसके जब मुख्यालय की बात करते हैं तो मुंबई, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। इसके बाद जब दक्षिणी 5 क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किया गया था, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, इसका जो मुख्यालय था चेन्नई। अब आपसे प्रश्न पूछता है कि कितनी क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किया गया? तो 5 क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किया गया। और इन क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता था? तो केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री किनके द्वारा नियुक्त होता था? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती थी। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो उन क्षेत्रों से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते, मुख्यालय आपको याद रखने की जरूरत है। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय न्यू दिल्ली है, यानी उत्तर वाला जो रीजन है। और इसके बाद में मध्य क्षेत्रीय परिषद, अगर ऊपर देखेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये सभी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आ जाते हैं। ठीक है। अब इधर हम बात करते हैं, अगर मध्य क्षेत्रीय परिषद की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश वाला इलाका, मध्य प्रदेश हो गया, इधर छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ये सभी मध्य प्रदेश मध्य वाले क्षेत्रीय परिषद में आ जाते हैं, जिनका और यहाँ पे इलाहाबाद इसका मुख्यालय हो जाता है। उत्तर प्रदेश भी इसी में आता है, इसमें नहीं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जब हम बात करते हैं तो पूर्वी राज्य आ जाते हैं, मुख्यालय इसका कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, बम्बई इसका नाम पुराना है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का जब हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में इसका मुख्यालय है। ठीक है भाई। तो ये वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, यानी कि रीसेटलमेंट ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कौन कौन से क्रम में कैसे किए गए, इसको आपने सीखा। अब इसके बाद में अगला टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसके प्रश्नों की सीरीज अभी जल्दी से आ रही है, तो इसके पिछले वाले जितने वीडियोज हैं इनको आप जरूर देखें। और अगर चैनल पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।